तो लास्ट क्लास का देखते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज नहीं करी बस। अच्छा कोई बात नहीं, चलो लास्ट क्लास का देखते हैं सबसे पहले कि क्या देखा था। तो हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव फोर्सेस नाम का एक शब्द पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो टाइप के फोर्सेस होते हैं जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है कि वर्क डन क्या होगा। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कंजर्वेटिव इज़ नथिंग बट समथिंग रिलेटेड टू कंजर्वेशन। बाद में पता चलेगा कि ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions and not on the path followed। चाहे इस पाथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, चाहे ऐसे पाथ से चला जाए, चाहे ऐसे पाथ से चला जाए, चाहे कैसे भी चला जाए, अगर उसका शुरुआत वाला स्थान और फाइनल स्थान अगर सेम है तो वर्क डन हर पाथ से डब्ल्यू 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 ही होगा, है ना, सेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स या कोई सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मैंने बताया था क्या होता है कि अगर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो उनकी जो एक्सिस ज्वाइन कर रही है उन ऑब्जेक्ट्स को, उन्हीं के एक्सिस से गुजर जाए तो उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेज आर द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रल फोर्सेज हैं और सारे सेंट्रल फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कंजर्वेटिव फोर्सेज से रिगार्डिंग कि वर्क डन कम्प्लीटली रिकवरेबल होता है कंजर्वेटिव फोर्स में। इस बात के कहने का क्या मतलब है, वर्क डन रिकवरेबल मतलब कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ए पर है, वो बी तक गया इस पाथ से, ठीक है, ऐसे गया, तो लेट्स से उसने डब्ल्यू वर्क हुआ। अगर बी से ए उल्टा जाएगा लौट के तो कितना वर्क होगा, एग्जैक्टली उसका नेगेटिव। ठीक है, रिकवरेबल मतलब कि जितना गया था उतना ही हो गया, उतना ही मिल गया। तो अगर ए से बी जाने में इसने डब्ल्यू वर्क किया है तो बी से ए जाने में ये माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। ठीक है, और इस सिचुएशन को ही अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर नेट वर्क डन निकालना है एक कंप्लीट लूप में तो कितना होगा, वो ज़ीरो। अगर ए से बी गया, बी से घूम के फिर ए पे आ गया तो डब्ल्यू वर्क किया और लौटते टाइम फिर माइनस डब्ल्यू वर्क किया तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। सो एक बात हमें याद रखनी है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी उसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है वो लौट के अपनी ही पोजीशन पे वापस आ जा रहा है, क्लोज्ड कर्व्ड में, क्लोज्ड पाथ में फॉलो कर रहा है, तो फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये वही बात कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कम्प्लीटली रिकवरेबल। रिकवरेबल यानी कि लेट्स से ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया तो वर्क डन हो गया एम जी एच। अगर उसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फिर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना वर्क होगा ग्रेविटी की वजह से, माइनस एम जी एच। वही बात बताई गई जैसे यहाँ पे डब्लू आने में उसको वर्क लगा तो वापस जाने में, रिस्टोर करने में अपनी पोजीशन, माइनस डब्लू वर्क लगेगा। फिर आ गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो क्लियरली जो हमारा इंट्यूशन बोल रहा है कि जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होते वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव कौन होता है, जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन होंगे, जिनकी वजह से पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क, मतलब कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया कुछ इस रैंडम पाथ से तो डब्ल्यू वन वर्क लगा। कोई अगले टाइप के पाथ से आ गया फिर हो सकता है डब्ल्यू टू लग जाए और ये दोनों बराबर ना हो। सो अ फोर्स इज सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। तो हमें पाथ की जानकारी चाहिए इसमें, तभी हम बता पाएंगे कि कितना वर्क डन होगा। नॉन कंजर्वेटिव के केस में हमें पाथ की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसके, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स या एनी रेजिस्टिव फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो एनर्जी डिसिपिएट करते हैं, जैसे फ्रिक्शन में एनर्जी डिसिपिएट होती है। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स किसी ने पूछा था कि विस्कस फोर्स क्या होते हैं, तो विस्कस फोर्स इज नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन। जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती हैं, आ जाती हैं वो, तो उनमें एयर फ्रिक्शन लगता है, वो विस्कस फोर्स होता है। इतना ज़्यादा होता है वो कि पूरा हीटअप हो जाते हैं और वो जल जाते हैं। तो एनर्जी लॉस हो रही है ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, ऐसा देख सकते हैं अपन।
ठीक है। एंड क्लियरली अगर क्लोज्ड पाथ है तो वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, और वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिसिपेटेड एज हीट और साउंड एनर्जी, हीट और साउंड के फॉर्म में ये डिसिपेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से वर्क डन इज़ नॉट रिकवरेबल, वर्क डन रिकवरेबल नहीं है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल किया यहाँ पे हमने सॉल्व की, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसने 50 जूल ऑफ वर्क हुआ, फिर बी से वापस ही आया कुछ ऐसे पाथ से, तब भी 50 जूल ऑफ वर्क हुआ। तो ये बताना था कि ये जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। सो अगर ये -50 होता, देखो रिकवर तभी होता ना ये 50 जब यहाँ -50 होता, तो ये रिकवरेबल नहीं है, तो क्लियरली दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। फिर आ गए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर फोर्स हमें वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तब क्या करना है? एंड फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है पार्टिकल, तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ फोर्स इज वेल, कि किस टाइप का फोर्स होगा, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, ये भी बताना है। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ए से बी में हम लिखेंगे एफ डॉट डी एस। डी एस क्या है? डी एस एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, क्योंकि दो ही डायमेंशन में मूवमेंट हो रहा है। देखो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है जिसमें दो ही एक्सिस पॉसिबल है। ठीक है। तो इस डी एस को क्या लिख दिया हमने? डी एस को लिख दिया एक तो छोटा स्मॉल इंटीग्रल एलिमेंट डी एक्स आई कैप, और एक छोटा इंटीग्रल एलिमेंट डी वाई जे कैप। एक्स और वाई में छोटे छोटे इंटीग्रल एलिमेंट लिख दिए, तो ये उठा के डी एस यहाँ लिख दिया। फोर्स का इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया, डॉट प्रोडक्ट लेना इसका, तो आई कैप और आई कैप वाली चीज़ों का प्रोडक्ट हो जाता है, सो एक्स इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट टर्म आ गई एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड टर्म में जे और जे वाले का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वाई इंटू डी वाई, तो ये आ गया वाई इंटू डी वाई। ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? देखो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक, सो एक्स की लिमिट्स लगाई 0 से 2। अच्छा यहीं क्यों लगाई? क्योंकि ये एक्स का ऑपरेटर यहीं पे है, डी एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, इस वजह से डी वाई जहाँ वहाँ पे वाई की लिमिट्स लगेंगी। वाई कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? 0 से लेके 3, तो 0 से लेके 3 वेरी करा दिया इसे। ठीक है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें कोई पाथ का रिलेशन नहीं चाहिए, ये तो हम एक्स डी एक्स अगर लिखा हो तो तुम तुरंत इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है। पाथ नहीं चाहिए ना, एक्स और वाई में क्या रिलेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली वाई डी वाई भी वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, इसमें भी पाथ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आंसर आ गया, किसी भी पाथ से जाए 13/2 जूल आ रहा है ये। ठीक है। फिर उल्टा चेक कर लिया कि बी से ए अगर जा रहा है तब क्या होगा, तो सेम सिमिलर लॉजिक लगाया, बस लिमिट सब चेंज हो जाएंगी। पहले लोअर लिमिट बी की आएंगी क्योंकि फाइनल पोजीशन वाली लिमिट बाद में आती है। तो फिर रख के देखा यहाँ पे, वैल्यू आई -13/2 जूल, तो वर्क कम्प्लीटली रिकवरेबल भी है। यहाँ से यहाँ जाने में उसको 13/2 जूल लगा, और वापस लौट के आने में -13/2 जूल लग गया। इसका मतलब वर्क इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल। तो हमने कहा कि हाँ भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है। फिर अगले सवाल पे आ गए। अब यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन कुछ अलग दी हुई है, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, और ए से बी ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है। अब ये नहीं बताया उसने कि कैसे जा रहा है। ठीक है। तो हमने कहा चलो सॉल्व करते हैं। तो सेम लॉजिक, दो डायमेंशन में है, तो डी एस को हमने डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख लिया। फोर्स वेक्टर की इक्वेशन लिख ली एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, सो एक्स वाले का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी एक्स के साथ, तो पहला इंटीग्रल बन गया एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी वाई के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई डी वाई। तो ये वाला तो 100% सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमें, ये हो जाता है। लेकिन अब ये वाले इंटीग्रल पे गौर करो, जो सेकेंड इंटीग्रल बना है, दैट इज़ लाइक दिस, एक्स वाई डी वाई। तो वेरिएबल कौन कौन है यहाँ? एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो वाई के टर्म्स में, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बाहर तो ले नहीं सकते इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है ना। इंटीग्रेशन से बाहर कब आता है कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट? जब वो कांस्टेंट हो। बट ये वेरिएबल है तो इसको बाहर नहीं ले सकते।
तो हमें एक्स और वाई में कोई रिलेशन चाहिए, तभी हम ऐसा इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, इसका क्या मतलब है? एक्स और वाई में रिलेशन का मतलब है कि हमें पाथ पता होना चाहिए कि एक्स और वाई कैसे वेरी कर रहा है। वी शुड नो द कर्व। So this cannot be integrated without having the relation between x and y. That is the knowledge of path followed. तो मतलब इस कुछ क्वेश्चन में हमें पाथ फॉलोड चाहिए तभी वर्क निकाल पाएंगे। अगर हमें पाथ फॉलोड चाहिए तभी वर्क निकाल पाएंगे, इसका मतलब ये तय है कि वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। दैट्स वाई इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इलेबोरेटिव था कि in the previous problem find the work done by the force in dissipating the particle using path ACB, ADB and AB। तो उसने कहा ठीक है, हम पाथ दे देते हैं। पुराने वाले सवाल में तो केवल पॉइंट्स दिए हुए थे ए और बी, अब उसने पाथ दे दिए। और कौन कौन से पाथ दिए? 3 पाथ दिए। पहला पाथ है ACB, ऐसे के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करके बी पर पहुंचा। दिस इज पाथ ए, ठीक है, फर्स्ट वाला। फिर सेकेंड पाथ है ऐसे गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पहुँच गया। दिस इज सेकेंड पाथ। एंड थर्ड पाथ है ऐसा सीधा चला गया यहाँ से। दिस इज़ द थर्ड पाथ। तो लगा इन तीनों पाथ के अलॉन्ग गया है वो, तो तीनों के अलॉन्ग वर्क डन निकालो। ये तो तय हो ही चुका है कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, वर्क का एक्सप्रेशन यहाँ तक तो लिखे नहीं तय था, इसके बाद इसको ही सॉल्व करने के लिए दिक्कत महसूस हो रही थी हमें, ठीक है। तो फटाफट हमने क्या, सबसे पहले पहला पाथ पकड़ा। पहला पाथ कैसा है? एक्स में ट्रैवल हुआ पहले, फिर वाई में ट्रैवल हुआ। जब एक्स में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग इन एक्स, वाई इज ज़ीरो, तो वाई ज़ीरो है वहाँ पे, और डी वाई में कोई चेंज भी नहीं है। वाई इज़ नॉट चेंजिंग है, ओनली एक्स इज चेंजिंग, सो डी वाई इज़ ज़ीरो। सो ये क्या बन जाएगा? एक्स डी वाई। और जब सी बी वाले पार्ट में ट्रैवल कर रहा है इधर, ठीक है, तब डी एक्स ज़ीरो है। dx यानी कि देर इज़ नो चेंज इन x बिकॉज ओनली y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ठीक है। और x कांस्टेंट है, देखो x कांस्टेंट है, केवल y वेरिएबल है यहाँ पे, तो x को बाहर निकाल सकते हैं इस इंटीग्रेशन से। इस सिचुएशन में सॉल्व कर दिया, आंसर निकल के आया। फिर अगली सिचुएशन में, पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले y एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, सो a से d में देखो, a से d में dx इज़ ज़ीरो। dx मतलब देर इज़ नो चेंज इन x, तो dx इज़ ज़ीरो, इसका मतलब ये कंक्लूजन यूज़ कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या? x इज़ ज़ीरो। एक्स ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, हर जगह ज़ीरो है। इस पूरे ए से डी वाले पाथ में एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी? ज़ीरो। फिर डी बी वाले पार्ट में, यहाँ डी से बी जब जा रहा है, तब देर इज़ नो चेंज इन वाई, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज़ चेंजिंग, तब डी वाई ज़ीरो हो गया। तो फिर ये आया, सॉल्व किया इसको, आंसर निकल के आया, 2 जूल आ गया इससे। फिर तीसरा, ए बी के पाथ से ट्रैवल कर रहा है। ए बी यानी क्या? ए बी यानी कि स्ट्रेट लाइन, है ना। 0,0 और 2,2 से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होगी? x इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हैं अगर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है तो। m की वैल्यू कितनी है? स्लोप 1 होगा, इसका क्लियरली दिख रहा है, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज़ 1, तो स्लोप हो गया 1। तो यहाँ पे x, y इंटरसेप्ट 0 क्योंकि ये ऑरिजिन से ही पास हो रहा है, सो y इज इक्वल्स टू x ही इसकी इक्वेशन आएगी। तो x और y में रिलेशन मिल गया। और वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था? एक्स वाई डी वाई, सो x इज इक्वल्स टू वाई, तो x और y बराबर है यहाँ, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब वाई स्क्वायर डी वाई इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया? 14/3 जूल्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे ही बेसिस पे। सो राइट डाउन न्यू क्वेश्चन। फोर्स इज गिवन एज वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा, आई कैप के साथ जनरली पुराने सवालों में एक्स आता था और जे कैप के साथ वाई आता था, लेकिन यहाँ पे आई कैप के साथ वाई आ गया है और जे कैप के साथ एक्स आ गया है। सो फोर्स इज गिवन एज वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। और लेट्स से पॉइंट है जहाँ से ये मूव कर रहा है, ऑरिजिन से लेके 2,3। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन
है ना, नो पाथ इज गिवन, कोई पाथ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कंजर्वेटिव होगा तभी हम कर पाएंगे, और कंजर्वेटिव नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पाथ भी दे देते हैं चलो। ये है 0,0 पॉइंट ए, और पॉइंट बी है यहाँ पे कहीं पे 2,3। ठीक, लेट्स से पहला पाथ है ऐसे गया और ऐसे गया, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, दिस इज पाथ 1। दूसरा पाथ है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया पहले, और फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करके बी पे पहुंचा, दिस इज पाथ नंबर 2। एंड तीसरा पाथ है ये डायरेक्ट, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली चला गया, दिस इज तीसरा पाथ। तो अपन को वर्क डन इन तीनों पाथ के अलॉन्ग कैलकुलेट करना है, और फिर फाइनली बताना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। ठीक है, सो फाइंड वर्क डन along path 1, work done along path 2, work done along path 3, इन तीनों के अलॉन्ग हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पाथ 1 के अलॉन्ग W1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन। सो केवल W1 पे फोकस करो। तो W1 वाला पाथ क्या है, पहले तो यहाँ से यहाँ गए, ये क्या पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला देखो ऊपर क्या है 2,3, सो दिस विल बी 2,0, है ना, ये 2,0। फिर यहाँ से इधर चले गए ऊपर, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, इसको बोल देते हैं लेट्स से दिस इज़ सी, एंड दिस इज़ 2,3। और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले अपन ए सी उठाते हैं, ठीक है, सो ए सी वाले पार्ट में लिखेंगे वर्क, फिर उठाएंगे सी बी वाले पार्ट में लिखेंगे वर्क। सो वर्क डन इन ए सी। AC में क्या चक्कर है, सबसे पहले देखते हैं। AC में केवल x वेरी कर रहा है, y इज नॉट वेरिंग, सो इन दिस dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी 0 है, देखो y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पे 0 है। दूसरा इन्फॉर्मेशन इज y इज इक्वल्स टू 0। अब हमको लिखना है यहाँ पे वर्क डन बाय AC, नॉट AC, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ AC। सो वर्क डन का सबसे पहले तो इंटीग्रल एलिमेंट लिख लेते हैं, जैसे हर सवाल में लिखते आ रहे हैं वैसे ही। वर्क क्या होगा, y के साथ dx आएगा इस बार, y dx प्लस x के साथ dy आएगा, x के साथ dy। ये है हमारे वर्क का एक्सप्रेशन। ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों, क्या है ये, y के साथ dx कैसे आ गया इस बार, क्योंकि देखो आई कैप के साथ y चिपका हुआ है इधर, और dy x के साथ dy कैसे आ गया, क्योंकि j के साथ यहाँ पे x चिपका हुआ है, इस वजह से। यहाँ पे लिख के मैं मिटा देता हूँ फटाफट, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, ये डी एक्स आई कैप तो यही रहेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल में जो दिया उसके हिसाब से ये चेंज हो जाए, डी एस तो चेंज होगा ही नहीं, डी एस तो वही का वही रहेगा। सो वाई का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, डी एक्स के साथ, और एक्स का किसके साथ होगा, डी वाई के साथ, इसलिए ऐसा बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा अजीबोगरीब बन के आ चुका है। अब देखते हैं ये सही आंसर देता है हमें कि नहीं, सही मतलब तीनों पाथ में सेम आंसर देता है कि नहीं। अगर तीनों पाथ में सेम आंसर आ गया तब तो कंजर्वेटिव, और अगर नहीं आया तो फिर नॉन कंजर्वेटिव। तो अब AC पे वापस आ जाओ। AC में क्या है, हमें इस वर्क का एक्सप्रेशन लगाना है जो भी बाउंड्री कंडीशंस मिल रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, सो वर्क डन अलॉन्ग पाथ AC इज़ वाई डी एक्स। तो अब देखो y 0 है इसमें, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो अब y 0 है इसमें, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई बिकॉज ऑफ दिस, और dy भी 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई, तो दोनों की वजह से 0 आ गया। सो वर्क डन अलॉन्ग पाथ AC इज 0। अब बच्चा CB में देखते हैं क्या क्या चक्कर है। CB में x की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कितनी है
2 के बराबर। ये देखो C से B में जाने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ हर जगह 2 रहेगा। सो x इज कांस्टेंट एंड 2 एंड देर इज़ नो चेंज इन x में कोई चेंज नहीं है क्योंकि y के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है पार्टिकल। सो dx इज ऑल्सो 0। जब हम लिखने जाएंगे यहाँ पे वर्क डन अलॉन्ग पाथ CB, तो ऐसे लिखेंगे y dx प्लस x dy और इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब इसमें dx 0 हो गया, यानी ये वाली चीज़ 0 हो गई। x कांस्टेंट हो चुका है तो इसको बाहर निकाल डालेंगे यहाँ से। तो x कांस्टेंट हो चुका है, दैट इज़ 2। तो केवल ये बचा अपने पास, दैट इज़ 2 dy का इंटीग्रल। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, अब dy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। सो y चेंज हो रहा है 0 से लेके 3 तक। सो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 3। dy का इंटीग्रेशन y होता है, सो 2y, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 3। तो 3 माइनस 0 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 जूल। ठीक है। अच्छा, जूल वगैरह कुछ न्यूटन वगैरह यूनिट्स तो दी नहीं है फोर्स की ना डिस्प्लेसमेंट की, तो यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे केवल। ठीक है, अभी ये पहले W1 हुआ है केवल, अभी W2 और W3 बाकी है। सो अब आ जाते हैं W2 पे। अब मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा, एंटीसिपेट करते जाना। यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट है अपना A 0,0, ये है गंतव्य दैट इज़ 2,3, और ये पॉइंट है, लेट्स इसको D बोल देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट देख लो, ये है अपना D वाला पॉइंट। तो 3 तो पहुंच चुका है y पे ये, और x में 0 ही है, सो 0,3। सो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। अब आ जाओ ऑन द फ्लोर। दो पार्ट में बांट लेते हैं इसको, AD एंड DB। तो AD एंड DB, तो वर्क डन इन AD लिखने जाएंगे हम। तो इट विल बी y dx प्लस x dy, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ देखो y के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि देर इज़ नो चेंज इन x, सो हेयर dx इज़ 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 0, है ना। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, y कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, क्योंकि यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 0, इसमें पढ़ने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। सो x इज़ 0। इन दो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमको सॉल्व करते हैं इसको। सो dx 0, लो भाई, x 0, तो ये भी 0। तो इफ़ेक्टिवली A से D वाले में कोई वर्क नहीं हुआ। फिर DB वाले पार्ट में चलते हैं। DB वाले पार्ट में क्या क्या चक्कर है कि x में ट्रैवल कर रहा है, ये y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो हेयर dy इज़ 0, और x की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इस पे पढ़ने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 होगा। सो y इज़ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्क डन अलॉन्ग पाथ DB इज़ y dx प्लस x dy का इंटीग्रल। सो dy इज़ 0, तो ये वाली चीज़ 0 हो गई। y इज़ 3, तो इस चीज़ को 3 करना है। ठीक है, ये 0 हो चुकी है ओवरऑल, इसका तो अब कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, केवल इसका कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज़ कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 3, तो ये बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से। सो दिस इज़ 3 dx। अब dx में x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x का वेरिएशन है 0 से लेके 2। तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 2। dx का इंटीग्रेशन करेंगे, x लिमिट्स लगाएंगे 2 माइनस 0, दैट विल बी 2। सो 3 इंटू 2 इज़ 6। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 6 यूनिट्स। ठीक है, अब बचा अपना तीसरा W3, दैट इज़ अलॉन्ग दिस पार्ट। इस पार्ट के अलॉन्ग, इस पाथ के अलॉन्ग वर्क निकालना है, दैट इज़ W3। तो आ गए अब W3 पर। कैसा पाथ है, A से B जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन है। A के कोऑर्डिनेट है 0,0 और y के B के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है 2,3, और इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पाथ है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी, है ना। वी नीड टू गेट इट्स इक्वेशन। कैसे आएगी वो, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, या 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी। तो कैसे आ गई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ऑरिजिन से गुजर रही है ना, y इंटरसेप्ट 0 है, सो y इंटरसेप्ट इज 0। m कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स दिए हुए, स्लोप निकालना जानते हैं। 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, सो स्लोप हो गया 3/2।
इंटू एक्स, और ये y यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू 3/2x। तो इसकी इक्वेशन हो चुकी है y इज इक्वल्स टू 3/2x। ठीक है, अभी बस जो नीट वाले बच्चे हैं जिनको बायो में तकलीफ हो रही होगी ये बात समझने में, कोई बात नहीं, बस अभी तुम इतना मान लो कि ये इक्वेशन दी हुई है। मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सवाल है, मैथमेटिकल क्वेश्चन। सो डोंट वरी अबाउट दिस द पीपल ऑफ बायो, बट मैथ्स वाले समझो इस बात को। मैथ्स वालों को नहीं समझ में आया तो अनएक्सेप्टेबल है ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है, वर्क क्या है, डायरेक्टली ए से बी में हम वर्क लिखेंगे, वही एक्सप्रेशन अपना जो चलता आ रहा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रल। अब यहाँ से यहाँ तक x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है, दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो ना तो dx ज़ीरो है ना dy ज़ीरो है, दोनों ही कुछ ना कुछ है। तो अब इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx है, बट वी आर गिवन हेयर y। सो हटा के इसको x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया y की वैल्यू क्या है, 3/2x, 3/2x dx। ठीक है, अगले वाले इंटीग्रेशन में यहाँ पे एल एक्स है, बट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डी वाई है। सो यहाँ पे एक्स नहीं चलेगा, यहाँ पे वाई लाना पड़ेगा। सो एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2/3y, पलट के लिख दिया जस्ट। सो एक्स की क्या लिख दिया यहाँ पे, 2/3y डी वाई। अब बढ़िया आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2, और वाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 3, सो 0 से लेके 3। सो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लिया, 3/2 बाहर आ गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 2, प्लस इधर 2/3 बाहर आ गया, 2/3 बाहर आ गया। y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, y²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 3। सो ये हो गया अपने पास 3/2, x²/2 रखा यहाँ लिमिट्स, पहले x का 2 रखा, तो यह है अपने पास 4/2 माइनस 0/2 प्लस 2/3, यहाँ पे y की जगह 3 रखा पहले, सो 9/2 माइनस 0/2। आ गया आंसर, यहाँ से 2 और यहाँ से 3/2 इंटू 2 प्लस यहाँ से 2/3 इंटू 9/2, 2 से 2 कटा, 3 से 9 कटा, 3 + 3 दैट इज 6 यूनिट्स। तो इसमें भी आंसर आ चुका है 6 यूनिट्स। तो तीनों ही केसेस में आंसर 6 यूनिट्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर पाथ से, इन तीनों पाथ से गुजर के जा रहा है वो, तीनों में ही वर्क डन सेम आ रहा है, तो कंजर्वेटिव हो सकता है। अच्छा, कंक्लूड कर दें क्या? तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकता है कि अभी तो हमने 3 पाथ ही लिए, वो तो रैंडमली हो सकता है कॉन्सिडेंटली सेम आ गया हो, ऐसे पाथ से तो लिया नहीं है ना। सो अभी बोल नहीं सकते अपन कि पाथ डिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा और मैथमेटिकली अपन को देखना पड़ेगा। पहले तो इतना समझो कि इतना क्या किया है हमने, और मुझे बताओ कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अक्षत, आ रहा है समझ में ये? हाँ निखिल, क्या बोल रहे हो? निखिल की आवाज़ आई थी अभी शायद। सर 3 3 9 होगा ना? 3 3 अच्छा 9, सर प्लस, बीच में प्लस है मैं ना, देख रहा था बीच में प्लस है। प्लस से प्लस है सर, प्लस अभी देखा जस्ट। कैलकुलेशन तो ठीक, कैलकुलेशन मत उलझो ज़्यादा, कॉन्सेप्ट पे उलझो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया निखिल? हाँ सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम्म, तो देखो पहले, मतलब अब चलो समरी देखते हैं इसकी, कि इस पाथ से गया तब भी 6 जूल का वर्क आया, इस पाथ से गया तब भी 6 जूल का वर्क आया, इस पाथ से गया तब भी 6 जूल का वर्क आया। तो कंजर्वेटिव जैसे लक्षण लग रहे हैं इसके, लेकिन समझ रहे हो, तीन तीन ही पाथ हमने तो रैंडमली चूज़ करके बताया, अभी तो हो सकता है और कोई पाथ तो देखा ही नहीं हमने।
तो इसको कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए अपन थोड़ा सा समझते हैं मैथमेटिकली। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, जो एक्सप्रेशन आया था हमारा वो क्या था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सॉरी, ये एक्सप्रेशन था। अब अगर मैं तुमसे कहूँ अदर वे राउंड, सोचो, इसको अभी भूल जाओ, बस अभी एक फ्रेश मैं तुम्हारे सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तुम इसको बताओ कि इसको क्या लिखोगे। सो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स वाई, अगर ऐसा लिखना है तो तब क्या करेंगे हम। तो ऐसी सिचुएशन में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो वेरिएबल हैं एक्स भी और वाई भी, दोनों एक दूसरे से प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं। सो जब हम ऐसे एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल एलिमेंट लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, सो एक्स डी वाई, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन वाई डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। जो क्या सीखे थे हमने, हमने सीखे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज गिवन एज पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का इंटीग्रेशन ये वी। ये याद आ रहा है प्रोडक्ट रूल। तो इसी प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम एक्स वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। सो यहाँ पे एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल। अब डी टी कैंसिल कर दो कॉमन निकाल के यहाँ से, तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया डी एक्स वाई इज़ नथिंग बट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इसको अपन एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एंड वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको लिख सकते हैं अपन डी ऑफ एक्स वाई। अब डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब मिटा देता हूँ इतना। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी मान लो, सपोज ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो क्या लिख देते तुम एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो क्या लिख देते थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आलू, क्या लिख देते यहाँ पे आलू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई। सो क्या आंसर आएगा इसका निकल के, इसका आंसर आएगा निकल के एक्स वाई प्लस सी। तो कुल मिला के इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ हैविंग कि उसका पाथ क्या है। पाथ तो क्वेश्चन में दे दिया गया था हमें, लेकिन अगर पाथ नहीं भी पता होता तब भी हम डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट कर देते, ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और यहाँ से फाइनली इंटीग्रेशन लिखने में हमें पाथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी ने पूछा नहीं ना, बताओ इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं किया ना एक्स और वाई के रिलेशन में। सो पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फाइनली ये लिख लो, पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, hence the force is conservative, hence the force is conservative। ठीक है, ये सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इतना तो याद होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, बात समझ में। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो जैसे
देखो हमारे पास दो फोर्स हैं, लेट्स से F1 फोर्स है x एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये तो क्लियरली कंजर्वेटिव है ना, देखते ही तुम बता पा रहे हो कि यार ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे? जब वर्क निकालोगे क्या करोगे, एक्स डी एक्स आएगा प्लस वाई डी वाई आएगा। अब इनका इंटीग्रेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कभी भी कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ वाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ श्योरली कंजर्वेटिव। ठीक है, अच्छा अभी जो एग्जांपल देखा इससे ऊपर वाला, उसमें कुछ इस टाइप का फोर्स था, कुछ F2 बोल देते हैं उसे, दैट इज़ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इसका जो वर्क आया था वो आया था वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन। तो गनीमत से ये भी पाथ इंडिपेंडेंट आ गया था, तो ये टाइप का फोर्स भी कंजर्वेटिव है। दिस इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है, अब एक फोर्स कंसीडर करते हैं जो कोई दो फोर्सेस का सम है। ठीक है, लेट्स से इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। कंसीडर दिस एज फोर्स वन, इसको बोल देते हैं फोर्स वन, और इसको बोल देते हैं फोर्स टू। ठीक है, सो फोर्स वन क्या है, F1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ वाई आई कैप। तो अब अगर इसके लिए वर्क लिखना पड़ेगा, केवल इसके लिए, दूसरे वाले को भूल जाओ अभी, केवल इसके लिए लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, वर्क बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स इज नथिंग बट वाई डी एक्स। और ये नॉन इंटीग्रेबल है अनटिल अनलेस अपन को एक्स और वाई में रिलेशन ना पता हो। सो दिस इज पर्टिकुलरली नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, अच्छा इस पे फोकस करते हैं आप सेकंड वाले फोर्स पे। सो सेकंड वाले फोर्स पे क्या है, सेकंड वाला फोर्स इज एक्स जे कैप। सो इसकी वजह से जो वर्क आएगा, वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड फोर्स विल बी एक्स डी वाई का इंटीग्रल। अब इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन जब तक अपन को पाथ ना पता हो, है ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वाई और जो लिख रहे हैं उसके आगे अपन वो एक्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो सम आया है वो कंजर्वेटिव आया है ना? इसका मतलब दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सम कंजर्वेटिव आ सकता है। सम ऑफ टू नॉन कंजर्वेटिव forces may be conservative। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट कर लो, यही अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस यू हैव टू नोट डाउन। सर हाँ, सर मतलब ये कंजर्वेटिव हो सकता है लेकिन नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है ना सर, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा, ये? इन दोनों का सम। हाँ, अगर नॉन, हाँ ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कि जैसे मान लो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, एक है वाई आई कैप और दूसरा फोर्स भी वाई आई कैप। अब ये भी नॉन कंजर्वेटिव, ये भी नॉन कंजर्वेटिव, और जो इनके सम से फोर्स बन रहा है F1 प्लस F2, दैट इज़ टू वाई आई कैप, वो भी नॉन कंजर्वेटिव। तो वो तो उठना ही नहीं चाहिए दिमाग में, मतलब उठना चाहिए लेकिन वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि दो नॉन कंजर्वेटिव का सम तो कंजर्वेटिव हो ही सकता है। स्पेशल पॉइंट क्या है कि दो नॉन कंजर्वेटिव का जब सम कंजर्वेटिव हो जाए। सो बस ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है, इसको अपन समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी उसी फोर्स की वजह से आएगी जो कुछ कंजर्व करा सकता है ना। डिसिपेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई नोशन नहीं होता, है ना। केवल और केवल जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट। जब बचपन की कुछ डेफिनेशंस पता ही हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हमने कुछ करा के यहाँ फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, है ना। कॉइन द वर्ड रिलेटिव पोजीशन। तो जब सिस्टम में पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है तब हम बोलते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, या तो बढ़ गई या तो घट गई, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से चेंज हुई है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो द वर्ड इज कि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है सिस्टम के पार्टिकल्स की। जैसे स्प्रिंग भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। लेट्स से हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, दबा दिया उसे। तो स्प्रिंग को अगर दबा दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, तो उसके जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं उनके आपस के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। इस वजह से उसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को अपन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द इंटरनल कैपेसिटी, इट इज़ द इंटरनल कैपेसिटी of a system to do work by virtue of relative positions, by virtue of relative positions of the particles of the system, तो अगर कोई सिस्टम है और कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड सिस्टम है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और उसके कुछ कन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हैं अपन पार्टिकल्स की, तब पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसमें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्ट्रेस देने के लिए ये भी लिख देता हूँ मैं, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो तुम मना कर दोगे कि नहीं, हम नहीं, कान बंद कर लो तुम अपने, कि नहीं, गलत बात है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तो होती ही नहीं है, ठीक है। सो इट हैज़ नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। मैथमेटिकली कैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या कहा, हम लिखता हूँ एक बार फिर से बोलूँगा। सो लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन by internal conservative forces, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा, यू को, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं जनरली। यू से क्यों करते हैं, क्योंकि पी से मोमेंटम को डिनोट करते हैं, इस वजह से यू से डिनोट करते हैं। तो पी डिनोशन है वो तो है ना,
तो अगर कहीं पे यू लिखा दिख जाए समझ जाना पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, और हमेशा यही लिखा मिलेगा तुम्हें लगभग सारी जगह। सो यहाँ पे क्या लिखा है मैथमेटिकली, इसको देखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दूँ मैं, डी यू। छोटा सा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो डी डब्ल्यू ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव, ये बात हमें याद रखनी है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है मैंने। सो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि डी यू डिफाइन कर रहे हैं अपन, तो इसको ऐसे लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर थोड़ा बड़ा चेंज होगा तो फिर डेल्टा लगा देंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू। यहाँ पे अब डेल्टा लगाने की चेंज इन वर्क तो होता नहीं कुछ, नेट वर्क डन आएगा वहाँ पे, तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। बहुत ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है पढ़ाते टाइम कि ये क्या चल रहा है एलियन चीज़, लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई एक बार तो बहुत ही स्मूथली हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो गौर से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड वर्क इज डिफाइंड एज एफ डॉट डी एस या डी आर, पोजिशन में जो भी उसका चेंज आया है। तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा यू। अब मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर रहा हूँ, वर्क इज़ नथिंग बट, माइनस तो लिखे रहने दो, वर्क इज़ नथिंग बट फोर्स, किस टाइप के फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव डॉट डी आर। ये वर्क की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे और कुछ नहीं। सो हम इस फॉर्मूले को फाइनली यूज़ अप करेंगे हमारी कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन से भी इम्पॉर्टेंटली डेरिवेशन में, एक बार डेराइव कर लिया फिर उसके बाद डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखेंगे, लेकिन ये डेफिनेशंस हमें याद रहनी चाहिए बहुत ही। ये चीज़ देख लो, चाहे ये चीज़ देख लो, चाहे ये चीज़ देख लो, या ये चीज़ देख लो, ये सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, ठीक है। एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द internal conservative forces. So du is equals to negative of dw. dw is because of internal conservative forces. अब ये थोड़ा बड़ा चेंज लिख लिया, so it is delta u is equals to negative of w of internal conservative. और w of internal conservative को अपन कैसे लिख सकते हैं, वर्क को कैसे लिखते हैं, f dot ds. So यहाँ पे f dot dr लिख दिया, ठीक है। dr is nothing but वही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हर कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं अपन, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स इज associated with change in its potential energy, change in the potential energy। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर कुछ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम वहाँ से डिराइव कर पाएंगे। जैसे ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, G m1m2 अपॉन r², ठीक है। दो ऐसे पॉइंट मासेस हैं अगर, तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब और देशी भाषा में कहूँ कि फोर्स का फॉर्मूला है अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K(q1q2/r²), तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा, और कैसे आएगा वो, इस एक्सप्रेशन में रखने से। हम 1 बाय 1 सारे करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स का Kx, तो उससे रिलेटेड भी पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आएगा। तो हमें
इन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिराइव दैम. ठीक है. सो सबसे पहले लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इसमें सबसे पहले फॉर 2 पॉइंट मासेस, फॉर 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस हैं. ठीक है. ये m1, ये m2. ग्रेविटेशन में ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये तुम्हें अभी ऑलरेडी पता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो कैसे लिखते हैं अपन. फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन निकालना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. सो माइनस इस वर्क डन को कैसे लिख दें, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है डॉट डी आर, और उसका इंटीग्रल कर दें. और एफ का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, Gm1m2 by r square. So this can be written as minus of integration Gm1m2 upon r square dr. तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. अब इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है. g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकालो. ये बाहर निकल गए. Gm1m2, अंदर क्या बचा, r टू द पावर -2. ठीक है. r टू द पावर -2 क्यों बोला, क्योंकि 1/r स्क्वायर इज नथिंग बट r टू द पावर -2 dr. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, -Gm1m2 एज इट इज. कुछ भी r की पावर x का r की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की जो भी पावर है +1 हो जाता है, अपॉन में -2 +1 हो जाता है. ये हो गया यहाँ पे. अच्छा, ये क्या है, ये है ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है. सो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो एक आर्बिट्री इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा दो. इट इक्वल्स टू -Gm1m2 r टू द पावर -2 + 1. -2 + 1 क्या बनेगा, -1, यानी यहाँ पे क्या आ गया, r डिनोमिनेटर में. और -2 + 1 क्या बनेगा, -2 + 1 विल बिकम -1, तो यहाँ -1 आएगा. सो -1 से एक माइनस कट जाएगा यहाँ, +c. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फंक्शन आ गया, Gm1m2 अपॉन r +c. ये किसके लिए, 2 पॉइंट मासेस के लिए जो r दूरी की सेपरेशन पे रखे हुए. तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है. तो इसको नोट कर लो सबसे पहले. हर टाइप के फोर्स में यही करना है, एक ही प्रोसेस है, 2-3 बार करेंगे तो आ जाएगा समझ में. इसको नोट कर लो फटाफट. तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए. देखो ये समझने का है, यहाँ पे जो डेरिवेशन है ये तो मैं कॉन्शियसली मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन याद हो जाए इसलिए करके बता रहा हूँ मैं. ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आएगा. एग्ज़ाम में तो सिचुएशन आएगी जिसमें अपन को इसके नोन रिजल्ट यूज़ करने पड़ेंगे. तो मतलब ये वन टाइम पेन है, दिस इज़ वन टाइम पेन, समझ रहे हो. एक बार करके इसको एंटीसिपेट करके अप्रिशिएट करके ख़त्म करके, हमें हमारा काम ये नहीं, असली मकसद ये नहीं है. मकसद तो कुछ और है कि रिज़ल्ट को यूज़ करना एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस में. वो इतना हेक्टिक नहीं है, वो इतने न्यूरॉन्स खर्च नहीं करेगा दिमाग के. सो इसको टफ मान के या इसको हेक्टिक मान के गिव अप मत मार देना कि ख़त्म है अब तो जग सूना सूना लागे, ऐसा मत कर देना. इसको समझो ऑन द स्पॉट, अभी के अभी जितना मैक्सिमम तुम समझ पाओ. अभी जितना समझोगे उतना ही बाद में समझोगे. सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द एक्सप्लेनेशन, रिपीट इट सेवरल टाइम्स. 2-3 बार पढ़ के
ख़त्म करो, स्पॉन्टेनिटी के साथ ही आने लग जाएगा तुम्हें। बहुत इजी चीज़ है ये, बस क्योंकि थोड़ी कष्टदायक है पहली बार पढ़ने में। सो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, केवल एक चीज़ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? इस डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्या है डेफिनेशन? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ही क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए ही डिफाइन होती है। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव कैसे लिखेंगे? एफ डॉट डी आर, एफ लिखेंगे। अब एफ का एक्सप्रेशन तो अलग अलग हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स अलग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे किस टाइप का फोर्स है, उसके हिसाब से डेल्टा यू चेंज हो के आएगा। जिसमें से पहला किया अभी अपन ने, पहला क्या किया? एफ की वैल्यू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है, 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा यू निकाला है ना। अब ऐसे ही दूसरा फोर्स लेंगे, फिर अलग अलग फोर्स लेंगे तो सबके लिए आएगा। सो नोट कर लो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे तो मैंने आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया जो हम अगले अच्छे से पढ़ेंगे पूरे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। हम नॉर्मली अर्थ सरफेस की ग्रेविटी एनकाउंटर करते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर सरफेस ऑफ अर्थ, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो लेट्स से ये अर्थ का सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज यहाँ, जिसका मास है, ठीक। तो इस पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? इस पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और जो एम जी होता है, वील यूज़ जी एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एम जी अर्थ के सरफेस के निकट लगभग कांस्टेंट रहता है। बहुत दूर चले जाएंगे, मून के पास पहुँच जाएंगे, तब जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये अभी अपन बात कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नॉर्मल रोज़मर्रा के ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स से शुरुआत में ये यहाँ पे था, ये बोल देते हैं वाई इनिशियल, और फाइनली ये इस लेवल पे पहुँच गया, इसको बोल देते हैं वाई फाइनल। अच्छा, ये वाई इनिशियल और वाई फाइनल क्या है? हम अर्थ की सतह से ऊंचाई देख रहे हैं इसकी। शुरुआत में ये इतनी हाइट पे था, फाइनली ये इतनी हाइट पे पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, तो कैसे गया होगा? ऐसे गया होगा। तो डी वाई किस तरफ है? डी वाई ऊपर की साइड है। डी वाई मतलब कि किस तरफ ऊपर को बढ़ा, वो ऊपर की साइड है। तो हम एक्स डायरेक्शन इसको बोल देते हैं और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इसको बोल देते हैं। सो एम जी इज़ नेगेटिव इन अवर साइन कन्वेंशन, ठीक। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर। डी आर क्या है? यहाँ पे वाई में ट्रेवल कर रहा है, तो आर को अपन वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले अच्छे से पूरा डेफिनेशन फिर से, डेल्टा यू इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये एफ वेक्टर क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स आएगा यहाँ पे। अब हम साइन कन्वेंशन के मुताबिक एफ वेक्टर को लिखते हैं। साइन कन्वेंशन के मुताबिक एफ वेक्टर नीचे की साइड है, सो एफ सी विल बी माइनस एम जी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है तो क्या आएगा? डी वाई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझ जाओ वेक्टोरिकली। एफ सी वेक्टर को कैसे लिखें? एफ सी वेक्टर इज रिटर्न एज एम जी नीचे की साइड, सो एम जी और माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप, ये आ गया, ठीक है। और डी आर वेक्टर ऊपर की साइड है, डी वाई जे कैप, इन दोनों का डॉट करना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया माइनस एम जी जे कैप मल्टीप्लाइड बाय डी वाई जे कैप,
आर यू गेटिंग दिस? बहुत स्लोली मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हमें साइन कन्वेंशन के मुताबिक रखना पड़ेगा। या दूसरे नज़रिए से ऐसे भी देख सकते हैं कि एम जी इस तरफ है, दूसरे नज़रिए से ऐसे भी देख सकते हैं एम जी इस तरफ है और डी वाई इस तरफ है, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। सो एफ डॉट डी वाई क्या होगा? एम जी इंटू डी वाई इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज़ -1। एक माइनस चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो, बात बराबर है, ठीक है। सो दिस इज़ फाइनली, एक माइनस बाहर है और अंदर एक से माइनस निकल के आएगा, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ क्या बचा? एम जी डी वाई, ठीक। अब एम कांस्टेंट है और अर्थ के सरफेस के निकट जी भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी बाहर आ जाएंगे। सो दिस विल बी एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक। सो वाई इनिशियल से लेके वाई फाइनल तक, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? एम जी डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आएगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेंगी उसमें? वाई इनिशियल से लेके वाई फाइनल तक। सो दिस विल बी एम जी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। सो जो फाइनल एक्सप्रेशन बन के आया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ठीक है। अब डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज़ नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू एम जी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। आ रही है बात, समझ में आ रही है? ये नोट कर लो इसको। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल क्या है? वाई फाइनल माने कि ये लेंथ, वाई इनिशियल यानी कि ये लेंथ। सो दिस इज वाई इनिशियल माइनस वाई फाइनल, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, एंड दैट इज़ नथिंग बट कि उसको कितनी हाइट से चढ़ाया है। ये बात समझ में आ रही है? वाई फाइनल यानी कि यहाँ से यहाँ तक फाइनली कितना पहुँच गया हो, वाई इनिशियल यानी कि शुरुआत में कितना था। सो बीच का जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ नथिंग बट कि उसको कितनी हाइट से चढ़ाया है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें कहूँ कि एक बार तो यहाँ से यहाँ गया, है ना, लाइक से 5 मीटर, और दूसरी बार काफ़ी ऊपर था और उससे 5 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। सो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल को अपन कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज एम जी एच। तो यहाँ भी एच वही है, यहाँ भी एच वही है, भले ये इनिशियल लेवल उसका मान लो सपोज 1 मीटर ऊपर था धरती से, और यहाँ पे इसका इनिशियल मान लो सपोज 4 मीटर ऊपर था धरती से, तब भी दोनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? इस इवेंट में भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? दैट विल बी एम जी 5, क्योंकि चेंज इन हाइट 5 हुई है, और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आएगा? एम जी 5। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना ही फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, बीच में कितना दूरी है उस पर डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग दिस? 9th में देखा था ये पॉइंट अपन ने कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हम, वो तो हमें चेंज कितना आया है उसकी पोजीशन पर, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं इस पॉइंट को। सो लिखो, सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन reference frame, depends on reference frame or reference point, or reference point, but change in potential energy
is independent of reference point तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिपेंड करती कहाँ से कहाँ उसको किया गया है। जैसे यहाँ पे तो नीचे ही किया था बहुत, है ना, यहाँ तो बहुत ऊपर उसको 5 मीटर उठाया है, यहाँ पे बहुत नीचे 5 मीटर उठाया है, तब भी दोनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है। आर यू गेटिंग दिस? बताओ समझ में आया क्या? सो राइट डाउन अ क्वेश्चन कि लेट्स से एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, और जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म का मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म है। इतनी लेंथ यहाँ उठा लो, चाहे इतनी ही लेंथ यहाँ उठा लो, दोनों में सेम मास आ रहा होगा। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म लेंथ का ये मतलब है। तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। वर्टिकली खड़ी हुई है ये एक सरफेस पे। सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो सोचोगे नहीं तुम यहाँ पे, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो लिख लो यहाँ, चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, है ना, इसके पास और भी तो है नहीं। तो हमें बताना है कि भाई कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ कोई। देखो इससे पहले जैसे पॉइंट मास होता, मान लो सपोज कि लेट्स से पॉइंट मास है एक जिसका मास है 5 kg, और वो धरती की सतह से लेट्स से 10 मीटर की ऊंचाई पे रखा है, तब तुम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता देते, है ना। इसको यू इनिशियल मान लेते हैं और ज़ीरो। इनिशियली इस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाती। एम कितना है 5, जी कितना है 10, और एच कितना है वो भी 10, तो ये आ जाता 500 जूल। ये मान के कि हमने ग्राउंड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ भी मास है, इस पोजीशन पे 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 भी मास है, हर पोजीशन पे मास है। तो कितनी हाइट मानोगे मास की? इधर पे भी मास है, इधर पे भी मास है, इधर भी मास है। यहाँ तो केवल एक ही पॉइंट पे मास था, केवल एक ही हाइट पे मास था, यहाँ तो हर हाइट पे मास है। तो बताओ ज़रा कोई कॉमन सेंस का यूज़ करके किस पॉइंट पे तुम मास को मान सकते हो? श्योर। हाँ, मेरे को लग रहा है कि हम्म। वही हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे? हम्म। हाईएस्ट पॉइंट पे मानोगे, फिर नीचे वाले मासेस बुरा नहीं बन जाएंगे? कहेगा हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी हाइट को क्यों नहीं तवज्जो दी? और फिर नीचे वाले हाँ, पता नहीं सर। नीचे वाले में क्या बोल रहे हो निखिल? सर अगर नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाले गुस्सा हो जाएंगे कि हमें क्यों नहीं माना, इससे अच्छा बीच बीच हम गुस्सा, हाँ ठीक है, गुस्सा तो नहीं होंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो क्या कि बीच वाले को क्यों मानोगे?
तो चलो जस्टिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, मैं अब जो जो चीज़ बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन फ्रेमिंग। जब हम कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते कि मास कहाँ पर है, तो अपन एक इंटीग्रल एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि अपन केवल पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, बहुत गौर से देखना है इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, इस रॉड को यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसकी लेंथ वाइज मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो डिफाइन कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रैंडम छोटा सा मास कंसीडर किया, बहुत छोटा सा, एंड लेट्स से दैट इज़ वाई डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सरफेस। तो डी वाई क्या होगा, डी वाई वाई की ही दिशा में छोटा सा एलिमेंट होगा वाई का। सो दिस इज़ डी वाई। जितनी स्ट्रिप हमने मास की मानी है दैट इज़ डी वाई। ठीक है, तो अब सब कुछ भूल जाओ, केवल इस पे ध्यान दो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं अपन। लेट्स से इसका मास है डी एम, बहुत छोटा सा मास डी एम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल मास, स्मॉल ऑफ small mass dm can be written as du is equals to mgh लिखते हैं। तो अब m की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dm, g की जगह g, और h की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y। ठीक है, अब ये इसको भूल जाओ। सबसे पहले तो मैं फिर से बनाऊंगा इसको। मैंने इस चीज़ के लिए ये मास रखा हो यहाँ छोटा सा, जो y की ऊंचाई पर है, और उसके लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो डी यू को क्या लिख दिया, डी एम इंटू जी इंटू वाई। डी यू क्या है, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से। अब ये वेरिएबल पॉइंट है ना, दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि वैरी कर रहा है। वैरी करने का क्या मतलब है कि y मान लो 0 हो गया तो ये डी एम यहाँ पर है, y अगर एल के बराबर हो गया तो डी एम यहाँ पर है, y अगर एल बाई 2 हो गया तो डी एम यहाँ पर है, y अगर कुछ 3l/4 हो गया तो डी एम यहाँ पर है, y अगर l/4 हो गया तो डी एम यहाँ पर है। इसका मतलब डी एम क्या है, डी एम तो हर जगह है y के साथ वेरी करके। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने किसी तरीके से, तो हमें डी यू का इंटीग्रेशन u मिल जाएगा। सो अगर इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या बनेगा, ये जी वाई डी एम का इंटीग्रेशन। जी क्यों बाहर, अच्छा जी को बाहर मतलब अभी समझाता हूँ मैं जी को क्यों बाहर लेना है। सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो ये कुछ इंटीग्रेशन एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये तो यू हो जाएगी, एंड यू विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। ठीक है, कुल मिला के हमारा काम है, अगर इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जी क्या है, जी तो कांस्टेंट है अर्थ के सरफेस के निकट, इसको बाहर किया इंटीग्रेशन से। ठीक है भाई, वाई वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं कर सकते, तो वाई को लिखे रहने दिया, डीएम को लिखे रहने दिया। अब बड़ी संकट आ गया, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मास का वेरिएबल और यहाँ पे वाई का वेरिएबल। डीएम के अगर ये मास के टर्म्स में होता या ये डीएम वाई के टर्म्स में होता तब तो इंटीग्रेट हो जाता ये। अभी तो इंटीग्रेशन के लिए हमको इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है, वाई और मास में रिलेशन निकालते हैं। सो यूनिटरी मेथड लगाई, यूनिटरी मेथड। एल लेंथ का टोटल मास कितना है, एम। सो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल। सो डी वाई यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल इंटू डी वाई। सो दिस इज नथिंग बट डी एम, यही डी एम है। तो डी एम की जगह उठा के ये रख दिया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये देखो डी वाई थिकनेस की मास, डी वाई थिकनेस की रॉड का मास चाहिए, वही डी एम है। सो डी वाई थिकनेस की रॉड का मास ये आ गया, दैट इज़ डी एम। सो उठा के रख दिया यहाँ पे। ये क्या है, जी तो बाहर ही है, वाई को लिखे रहने दो वाई,
डी एम के लिए क्या लिखना है, कैपिटल एम बाय एल इंटू डी वाई। अब कैपिटल एम टोटल मास का रॉड, टोटल रॉड का मास, एल क्या, लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये दोनों ही कांस्टेंट, तो इनको बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन से। ये हो गया जी एम बाय एल, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के वाई डी वाई, ठीक है। अब वाई डी वाई ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वाई की शुरुआत हो रही है वाई इक्वल्स टू ज़ीरो से, इधर देखो वाई ज़ीरो है, और वाई कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, वाई इक्वल्स टू एल तक। तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एल, ठीक है। सो लिमिट्स ऑफ वाई इज़ फ्रॉम ज़ीरो से लेके एल, तो उठा के लिख दिया यहाँ पे जी एम बाई एल, वाई डी वाई इज़ नथिंग बट वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स आर फ्रॉम ज़ीरो से एल। रखो, अब आ गया आंसर, जी एम बाई एल, वाई की जगह एल रखेंगे जब तो एल स्क्वायर बनेगा, तो एल स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज जी एम बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू। सो टू से एल से एक एल कट गया, दिस इज नथिंग बट एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रॉड की। ये इसको अपन ऐसे भी सोच सकते थे, अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग, कि अगर कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, क्यों सेंटर ऑफ मास को हम सोचते हैं या समझते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फोर्स वहीं लग रहा होगा पूरा का पूरा। तो दिस कैन बी इक्विलेटेड एज कि ये मास यहीं रखा हुआ है पूरा का पूरा, ये जो रॉड का मास था m, ये इसकी लेंथ थी l, तो उसकी आधी लेंथ पे रखा हुआ है l बाई टू पर, ठीक है, पूरा का पूरा मास। अब इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एम जी एच, एच क्या है l बाई टू, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता था सेम आंसर जो इतनी जद्दोजहद करने के बाद आया है, ठीक है। लेकिन वो जद्दोजहद इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन सीखना है, ठीक है। तो इसको नोट करो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैं क्या कहा गया, ये बात तुम्हें समझ में आई थी कि अगर केवल पॉइंट मास होता कहीं पे, है ना, तो धरती से ऊंचाई लिखनी है बस, उसकी आंसर आ जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है और ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोलेंगे, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच। एम कितना है यहाँ पे 3, जी कितना है 10, और एच जो भी है 10, तो 300 जूल आ जाता। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन अल्टरनेटिवली इसके Yes. सेंटर ऑफ मास को ही मान लें कि पूरा का पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये कितनी ऊंचाई पर है धरती से, टोटल लेंथ अगर एल है, सो ये एल बाई टू की ऊंचाई पर स्थित है इसका सेंटर ऑफ मास। तो हमने पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया उसके सेंटर ऑफ मास पे, और लिख दिया एम जी एच, एच की क्या लिखें एल बाई टू, वही आंसर आ गया। तो ये तभी कर पाए जब रॉड यूनिफॉर्म है ना, दिस इज ट्रू only when the rod is uniform, the rod is uniform। अगर यूनिफॉर्म रॉड नहीं होती, मान लो सपोज कुछ ऐसी रॉड होती, मतलब रॉड नहीं कुछ अलग ही शेप का, कुछ ट्रायंगल टाइप का होता, तो फिर अब इसका मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ एल थी, तो अब यहाँ इसके सेंट एल बाई टू पे थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड होगा मास, वो तो थोड़ा नीचे आ जाएगा ना? तो फिर तब नहीं कर पाएंगे अपन ये काम, ये तभी कर पाएंगे जब रॉड यूनिफॉर्म है। तो इस बात को ध्यान में रखना है।
सो आज का तुम्हारा होमवर्क है, एक सेगमेंट है वहाँ पर जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 9.6 और इससे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशंस हैं 9.13 इलस्ट्रेशंस 9.13 एंड 9.14 दो इलस्ट्रेशंस हैं और इससे रिलेटेड दो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। सो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9.3 देयर आर जस्ट 2 क्वेश्चंस। तो ये सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है टोटल, करने में तुम्हें 15 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले तो रिवाइज़ करना है, इससे पहले भी प्रायर काम, रिवाइज द क्लास, और फिर उसके बाद ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।